बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एविडेंस ऑफ एटम, एटम का सबूत। आज हमने ढूंढना है कि एटम का वजूद है या नहीं। अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एटम। एटम को देखना पॉसिबल नहीं है, बट नियरेस्ट पॉसिबिलिटी एविडेंस ऑफ एटम, लेकिन करीब तरीन इम्कान है एटम के एविडेंस सबूत के बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के बाद करीब तरीन इम्कान है एटम के सबूत होने के। अ क्लियर एंड एक्यूरेट ऑब्जेक्ट इज समान द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। इस लाइन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अ क्लियर एंड एक्यूरेट, वो कह रहा है आपका जो ऑब्जेक्ट, जो आपने सैंपल लिया है, जिसमें आप एटम को स्टडी करने जा रहे हो या एटम को देखने जा रहे हो, उसे हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो वो कह रहा है एक साफ और एक एक्यूरेट, अच्छा वाजिया जो ऑब्जेक्ट है वो समान है। मतलब हमारा एटम जो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो समान है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की वेवलेंथ की निस्बत हमारा एटम का साइज छोटा है। मैंने डायग्राम बनाई है, ये डॉट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटम को। हमारे एटम का साइज छोटा है, जबकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। इस लाइन में आपको ये बता रहा है। फिर वो कह रहा है कैन नॉट ऑब्टेन, हमारे पास जो इमेज है वो नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और हमारी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है। लाइट की वेवलेंथ को भी हम लेते हैं नैनोमीटर में, एटम का साइज भी हम लेते हैं नैनोमीटर में, लेकिन एटम का जो साइज है वो कम नैनोमीटर में है और लाइट की जो वेवलेंथ है वो कुछ ज़्यादा नैनोमीटर में है। अब ये बात आपको यहाँ समझाते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ होती क्या है? लाइट ट्रैवल इन अ वेव पैकेट्स। लाइट्स वाले जो पैकेट्स हैं वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। तो दो एडजेसेंट क्रस्ट और दो एडजेसेंट ट्रफ का दरमियानी जो फासला है, इसे बोलते हैं बेटा वेवलेंथ। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अब लाइट की जो वेवलेंथ है वो है 500 नैनोमीटर। मतलब लाइट में आप उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हो जिनका साइज 500 नैनोमीटर है या 500 नैनोमीटर से ज़्यादा है। इससे साबित ही हुआ हमारा जो एटम है, हमारे एटम का साइज जो है वो 500 नैनोमीटर नहीं है। अगर 500 नैनोमीटर होता तो हम इसे विजिबल लाइट में ही स्टडी कर लेते, जबकि हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे एटम का साइज छोटा है और वेवलेंथ का साइज बड़ा है। हाँ, लाइट में आप हर वो ऑब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो, उसे आप देख सकते हो जिस ऑब्जेक्ट का साइज 500 नैनोमीटर है, अप टू तक 500 नैनोमीटर कट है, या फिर अबव 500 नैनोमीटर, या जो ऑब्जेक्ट 500 नैनोमीटर से भी इसका साइज ज़्यादा है। दूसरे पैराग्राफ में, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम, एटम अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि बिकॉज यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं? विजिबल लाइट की बजाय बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट, विजिबल लाइट। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन से हमें एटम नज़र क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से भी छोटा है। क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने ये बात पढ़ी थी, एटम में फर्दर पार्टिकल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हैं। मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो साइज है वो एटम से भी छोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मौजूद है। फिर वो कह रहे हैं भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलर देन है एटम से, इलेक्ट्रॉन छोटा है एटम से। अब भी हमने जो है ना बुक में डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम किस चीज़ की है? हमने दरअसल जो अपना ऑब्जेक्ट था जिसे हमने स्टडी करना था, जिसमें हमने एटम को देखना था, वो हमने लिया है बेटा ग्रेफाइट। हमने ग्रेफाइट का एक पीस लिया, उसे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, उसे देखा। तो ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम भी 1500 मिलियन बड़ी करके दिखाई गई है।
इस डायग्राम को भी 1500 मिलियन बढ़ाकर बुक में डाला हुआ है। तो इससे हमें क्या मिला है? इससे हमें ये मिला, इसमें जो ब्राइट बैंड है, जो चमकदार वाइट बैंड है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेयर्स ऑफ कार्बन। आपको पता है भाई, जो ग्रेफाइट है वो कार्बन एटम से मिलकर बना है। इसमें जो ब्राइट बैंड हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेयर्स ऑफ कार्बन को, और इन ब्राइट बैंड के दरमियान जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं स्पेस बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन एटम की लेयर के दरमियान स्पेस को हमने डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये था बेटा हमारे पास एविडेंस ऑफ एटम। मतलब ये इस डायग्राम को देखने के बाद हमें ये पता चल गया एटम का वजूद है, क्योंकि ग्रेफाइट में जो है एटम, कार्बन एटम जो है वो लेयर की फॉर्म में, हमें ब्राइट बैंड की फॉर्म में नज़र आ रहे थे। आगे आते हैं भाई, फिर बेटा एक्सरे स्टडी हुई। एक्सरे स्टडी की एटम की। एक्सरेज की जो नैनोमीटर होती है वो इलेक्ट्रॉन से सिमिलर, मतलब इलेक्ट्रॉन से मिलती जुलती होती है। तो अब एक्सरे स्टडी से हमें ये मिला, जो एटम का डायामीटर है वो होता है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। डायामीटर होता क्या है? देखो भाई, मान लो सपोज हमारे पास ये एटम है, वैसे नज़र तो नहीं आएगा, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम के सेंटर से इसकी बाउंड्री का फासला जो है बेटा ये होता है रेडियस। अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो ये बन जाता है डायामीटर। तो वो कह रहा है एटम का जो डायामीटर है वो है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, अब हमने इसे कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो बेटा अब जो पॉइंट है वो मैं यहाँ से पॉइंट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। और बेटा मैथ का असूल है व्हेन वी मूव राइट टू लेफ्ट, जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, राइट से लेफ्ट बेटा हम अपने इशारे पॉइंट को लेकर जाते हैं, तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या होती है? डिक्रीज। पावर क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज। अब जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आऊँगा तो बेटा ये बन जाएगी 0.2, यहाँ पॉइंट आ गया 2 से पहले पॉइंट, 0.2 × 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻�9 जो है बेटा वो बराबर होता है नैनोमीटर के। तो बेटा अब मैंने 10⁻�9 नहीं लिखना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0.2 नैनोमीटर। तो ये एटम का एवरेज डायामीटर है। एवरेज से क्या मुराद है? एटम जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से लिए जा सकते हैं या लिए गए हैं, उनका जो साइज है वो इस डायामीटर के करीब तरीन आएगा, मतलब आसपास आएगा। ये उसका एक एवरेज डायामीटर है। अब बात करते हैं अभी मास रेंज। एटम के मास की क्या रेंज है? एटम की जो मास की रेंज है वो है 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg। ये बात बेटा हमने अच्छे से समझनी है भाई। ये जो एटम के मास की रेंज है वो इतनी है 10⁻27 to 10⁻⁻25 kg। फिर वो ये कह रहा है भाई एटम के मास को हम जाहिर करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बराबर होता है 1.661 × 10⁻⁻27 kg। अब इस वैल्यू का मतलब क्या है इसे हम समझते हैं भाई गौर से। देखो भाई, ये वैल्यू हमें ये बता रही है एक AMU की वैल्यू ये है। अच्छा, अब ये kg हमें क्या बता रहा है? kg हमें ये बता रहा है भाई 1 किलो में ये इतनमा हिस्सा है, 1 किलो का ये इतनमा हिस्सा है। अब इससे क्या मुराद है? देखो बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू होती 1.0 × 10⁻³ kg, मैं सपोज वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू मुझे क्या बता रही है? ये मुझे वैल्यू बता रही है भाई 10⁻³ का मतलब होता है 1000 गुना, 1000 माह। तो ये वैल्यू मुझे ये बता रही है, ये जो वैल्यू है ये बता रही है ये 1 किलो का 1000वां हिस्सा है। तो यहाँ पे बेटा सेम ये वैल्यू मुझे ये बता रही है ये 1 किलो का इतना मतलब बहुत छोटा -3 1000वां हिस्सा है। ये तो -27 है। ये एक एटम का बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटा हिस्सा है। 1 किलो में इसका इतना पार्टिसिपेट है, बहुत छोटा है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जिस तरह ये 10⁻³ 1000वां हिस्सा है, तो ये -27 इतना ये छोटा सा हिस्सा है भाई। तो अब बेटा इसे लेता हूँ भाई, ये बेटा मेरे पास किलोग्राम में है, इसे कन्वर्ट करते हैं भाई ग्राम में। 1 AMU 1.661 × 10⁻27
मल्टीप्लाई बेटा के बेटा हमारे पास होता है भाई 1000 kg, 1000 10 पावर 3 होता है भाई, तो बेटा यहाँ लेता हूँ 10 पावर 3 -27 प्लस 3, बेटा आंसर आएगा -24, बेटा ये मेरे पास आ जाएगा ग्राम में। अच्छा, अब बेटा इस पे हम मजीद थोड़ी सी स्टडी करते हैं भाई। वो ये है, अब एटम के एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ग्राम में, तो हमने ये बात सीख ली। अच्छा, अब भाई इसे हम समझते हैं एक मिसाल से। अगर बेटा कार्बन का जो ये जो वैल्यू है 1 AMU, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू बेटा एक प्रोटॉन की है, ये वैल्यू जो है एक इलेक्ट्रॉन की है। अब सर ये आप क्या बता रहे हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, एक एटम में अगर एक प्रोटॉन है तो उसका मास इतना है, 1 kg में उसका मास इतना है। अगर एक एटम में एक न्यूट्रॉन है तो उसका मास 1 kg में इतना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो मास है वो मैक्सिमम बेटा वो सेम है, तो हम दोनों के लिए ये वैल्यू ले लेते हैं। अब सुनो भाई कैसे, देखो भाई हाइड्रोजन में आप लिख लो भाई कार्बन, बेटा हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन का जो मास है एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर क्या होता है भाई 12, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन हैं और इसमें 6 ही न्यूट्रॉन है। अब एक प्रोटॉन का मास भी इतना है और 6 प्रोटॉन का मास कितना होगा, एक न्यूट्रॉन का मास भी इतना है, 6 न्यूट्रॉन का मास भी इतना होगा। अगर आपने अपने कार्बन के मास को AMU में एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है, तो आप इसे 12 मल्टीप्लाई 1.661 10 पावर 27 यहाँ पे आएगा kg। अब जब बेटा आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो सपोज भाई आपके पास वैल्यू बेटा आती है 12.661 मल्टीप्लाई 10 पावर -27 kg। अब ये वैल्यू आपको क्या बता रही है? ये वैल्यू आपको ये बता रही है 1 किलो कार्बन में एक कार्बन का इतना पार्टिसिपेट है, 1 किलो कार्बन में एक कार्बन जो है वो इतना हिस्सा रखता है, उसका इतना पार्टिसिपेशन है। तो ये बेटा हम बात कर रहे हैं kg की। इसी तरह बेटा आप ग्राम में भी निकाल सकते हो। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोलेक्यूल। सबसे पहले मोलेक्यूल की डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट है विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना रह सकता है। अब ये बात हमें अक्सर समझ नहीं आती, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस से क्या मुराद है? आज हम अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन प्योर सब्सटेंस को समझने में लगाते हैं। केमिस्ट्री में टोटल हमारे पास 3 चीज़ें हैं, या तो एलिमेंट हैं, एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनते हैं मोलेक्यूल, या फिर क्या बनते हैं कंपाउंड। मतलब हमने केमिस्ट्री में सिर्फ हैं ये 3 चीज़ें, एलिमेंट, मोलेक्यूल्स और कंपाउंड। एलिमेंट भी सब्सटेंस हैं, मोलेक्यूल भी सब्सटेंस हैं, कंपाउंड भी सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस है क्या चीज़? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं सब्सटेंस। अब ये बात आपको समझाते हैं किस तरह। सब्सटेंस की निशानी, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम हैं, सारे मोलेक्यूल की प्रॉपर्टीज सेम हैं, सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज सेम है। सर प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? देखो भाई मोलेक्यूल की प्रॉपर्टीज सेम है। बेटा मेरे पास ये पानी वाला मोलेक्यूल है H2O, तो यहाँ भी ये पानी है, मुल्तान में भी ये पानी है। मतलब जो प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पे हैं वो प्रॉपर्टीज ही इसकी वहाँ पे हैं। तो सब्सटेंस की हमेशा प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। दूसरी बात, इनके शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनके फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एलिमेंट भी सब्सटेंस है, मोलेक्यूल भी सब्सटेंस है, कंपाउंड भी सब्सटेंस है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स हैं, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब 2-3 एग्जाम्पल से आपको मजीद समझाते हैं।
मेरे पास ये पानी वाला मोलेक्यूल है H2O, ये सब्सटेंस है। अच्छा, ये मेरे पास C6H12O6 ग्लूकोज वाला मोलेक्यूल है, ये भी सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है, ये भी प्योर सब्सटेंस है। अगर मैं ग्लूकोज को पानी में मिलाऊं, मैंने ग्लूकोज को पानी में मिला दिया, तो अब ये पहले सब्सटेंस था, वो भी सब्सटेंस था, लेकिन वो सब्सटेंस के मिलने से अब ये क्या बन गया, ये बन गया है मिक्सचर। अब ये सब्सटेंस नहीं रहा। तो सर यहाँ पे आपने दो चीज़ों को मिलाया तो ये मिक्सचर बन गया, जबकि यहाँ भी ग्लूकोज को बनाने में 3 मुख्तलिफ एलिमेंट का किरदार है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी तो फिर मिक्सचर हुआ ना, इसे आपने सब्सटेंस क्यों बोला? देखो भाई, डिफरेंट एलिमेंट जब मजबूती से जुड़ जाएं और वो यकजा हो जाएं, मतलब वो तीनों इस तरह मजबूती से जुड़ें, वो एक नई चीज़ बनाएं जिस चीज़ की प्रॉपर्टी सेम हो, तो वो होता है सब्सटेंस। मैंने आपको ये कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे तीनों ही यकजा हैं, इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं। अब वो मिक्सचर नहीं है, वो सब्सटेंस है, क्योंकि ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पे हैं वही प्रॉपर्टीज़ लाहौर में मिलेंगी आपको। तो ये इसे आपने मिक्सचर में, इसे आपने सब्सटेंस बोलना है। तो इसी तरह पानी भी क्या है, पानी को बनाने में भी 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन वो इस तरह मिले हैं, उनके मिलने के बाद एक नया कंपाउंड बना है। अब उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज सेम है, तो ये क्या हुआ, ये भी हुआ प्योर सब्सटेंस। जब आप 2 डिफरेंट सब्सटेंस को मिलाओगे उससे क्या बन जाएगा, मिक्सचर। अब इस पे मज़ीद और बात करते हैं। गिलास, गिलास जो हमारे पास घरों में होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, वो भी मिक्सचर है, क्योंकि उसके शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अब सर आपने तो ये कहा था जब डिफरेंट एलिमेंट यकजा हो जाते हैं, मजबूती से जुड़ जाते हैं और वो एक नई चीज़ बनाते हैं, तो वो सब्सटेंस बन जाती है। तो सर गिलास का भी एक वजूद है, गिलास में सर गिलास का एक अपना ख़ास वजूद है, जिसे बनाने में कैल्शियम सिलिकेट्स, एल्युमिनियम सिलिकेट्स, आयरन सिलिकेट्स का किरदार है। तो बेटा ये तीनों मिलकर गिलास तो बना रहे हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं वो यकजा नहीं हुए, मतलब ये आपस में इतनी मजबूती से जुड़े नहीं। अब जो है बेटा ये मिक्सचर है। एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ आसान, जो अब आपको समझ आएगी, वो है हमारी एयर, हमारी हवा। हमारी हवा में जो हमारे एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में गैसों का मजमूआ है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो सारी जो हैं वो यकजा नहीं है, वो सारी जो हैं वो मिली हुई नहीं है, वो उन्होंने मिलकर कोई एक नई चीज़ नहीं बनाई। ऑक्सीजन की परसेंटेज अपनी एक ख़ास है, नाइट्रोजन की 78 अपनी एक ख़ास परसेंटेज है, तो वो अपनी अपनी परसेंटेज से पड़ी हुई है, मतलब वो मिली नहीं है, वो मजबूती से जुड़ी नहीं है। तो फिर वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये मिक्सचर्स ऑफ एयर है, ये सब्सटेंस ना हुआ। सेम यही कहानी मैं बता रहा हूँ आपको गिलास में, कैल्शियम सिलिकेट्स, एल्युमिनियम सिलिकेट्स, आयरन सिलिकेट्स, ये जो हैं ये गिलास बनाने में जुड़े तो हुए हैं, लेकिन ये इतनी मजबूती से नहीं जुड़े, ये यकजा नहीं हुए। अच्छा, मज़ीद एक मिसाल और देता हूँ, इससे आपको शायद मज़ीद समझ आ जाए। बोतल, पानी वाली बोतल, ये प्लास्टिक, ये सब्सटेंस है। अब सर ये सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि बेटा मान लो ये मेरे जो हाथ में पेन है ये भी एक प्लास्टिक से बना हुआ है और मैं इसे सब्सटेंस बोल रहा हूँ। क्यों? अगर बहुत सारे एलिमेंट मिलें और वो मिलकर यकजा हो जाएं, इतनी मजबूती से जुड़ जाएं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूनिक हो जाएं, और फिर बेटा वो एक पॉलीमर बनाएं। पॉलीमराइजेशन चैप्टर नंबर 8 अल्काइन सेकेंडरी केमिस्ट्री। तो जब वो एक पॉलीमर बनाएंगे, उस पॉलीमर की फिर प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। मतलब ये है, अब इस बोर्ड मार्कर की जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं वही प्रॉपर्टीज़ के लिए फिक्स हैं। तो अब ये एक सब्सटेंस है, क्योंकि इसे बहुत सारे एलिमेंट ने मिलकर बनाया है और एक पॉलीमर की फॉर्म है, तो ये हमारे पास सब्सटेंस है। तो हमने ये सीखा भाई, चाहे डिफरेंट एलिमेंट मिलें लेकिन वो मिलकर
एक यूनिक प्रॉपर्टीज शो करवाएं तो वो सब्सटेंस है। लेकिन जब आप दो सब्सटेंस को मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। दुनिया में बेटा हर चीज़ ही सब्सटेंस है, एलिमेंट भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल भी सब्सटेंस है, कंपाउंड भी सब्सटेंस है। अच्छा, अब आते हैं भाई आगे भाई हम बात कर रहे हैं एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी क्या है भाई, एक मॉलिक्यूल को बनाने में जितने एटम का किरदार है वो उसकी एटॉमिक सिटी है। जिस तरह मेरे पास ये पानी वाला मॉलिक्यूल है, इसे बनाने में 3 एटम का किरदार है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिक सिटी 3 है। HCl बनाने में 2 एलिमेंट का किरदार है तो इसकी एटॉमिक सिटी 2 है। HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाने में 3 ऑक्सीजन है, 1 4 और 1 क्या भी 5 एटम का किरदार या 5 एलिमेंट का किरदार है, तो ये इसकी 5 जो है वो इसकी एटॉमिक सिटी है। आगे आते हैं भाई माइक्रो मोलेक्यूल्स। माइक्रो छोटे, माइक्रो में 2 टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है होमो एटॉमिक, जिसमें मोलेक्यूल जो हैं वो सिमिलर हैं। अच्छा, होमो एटॉमिक में जो है बेटा, इसमें एक और टाइप है बेटा, वो होती है डाई, ट्राई, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम पे मुश्तमिल है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम पे मुश्तमिल है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में बेटा हमारे पास आएगा हीलियम और नियॉन, नोबल गैसेस। ठीक है भाई, ये हमारे पास है बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसी तरह बेटा हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वाली मिसाल मैंने आपको दी हुई है। ये H2 है, Cl2 है, O2 है। ये होमो एटॉमिक भी हैं क्योंकि ये सिमिलर एटम से मिलकर बने हैं, और ये डाई एटॉमिक भी हैं क्योंकि ये 2 एटम से मिलकर बने हैं। इसी तरह बेटा ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक। अब बेटा हम आते हैं भाई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल पे। इसे पढ़ाने से पहले बेटा टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी हुई है, उसने लिखा हुआ है कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल। उसने बेटा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कंपाउंड के मॉलिक्यूल, कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसे समझते हैं। कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल का बेटा मतलब ये है कंपाउंड के मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फ़र्क है वो भी आज आपको समझा देते हैं। जब भी 2 डिफरेंट एटम मिलेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। 2 डिफरेंट एटम मिलेंगे, मान लो मेरे पास मिला Na मिला Cl से, ये बना NaCl। NaCl जो है वो 2 डिफरेंट एटम के मिलने से बना है, तो ये एक कंपाउंड है। अच्छा, कंपाउंड की फर्दर 2 टाइप है, एक है आयोनिक कंपाउंड, एक है मोलेक्यूल। मतलब हर चीज़ कंपाउंड है। कंपाउंड की फर्दर टाइप है मोलेक्यूल और आयनिक कंपाउंड। अब इसकी मेन निशानी क्या समझो भाई, अगर 2 डिफरेंट एटम मिले हैं तो बनेगा कंपाउंड, ये बात तो सही है। लेकिन अगर वो कंपाउंड सॉलिड है, वो जो 2 एटम के मिलने से जो चीज़ बनी है वो सॉलिड है, तो वो आयोनिक कंपाउंड है। अगर 2 डिफरेंट एटम के मिलने से जो चीज़ बनी है वो सॉलिड नहीं है, वो मोलेक्यूल है। जिस तरह बेटा मेरे पास है H2O जो है ये सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, तो ये मोलेक्यूल है। 2 डिफरेंट एटम के मिलने से बनता है कंपाउंड। कंपाउंड अगर सॉलिड है तो आयोनिक कंपाउंड, कंपाउंड अगर लिक्विड है या कोई और है, गैस है, तो वो क्या बेटा हमारे पास ये है मोलेक्यूल। अब आते हैं आगे हेट्रोएटॉमिक मोलेक्यूल में। हेट्रोएटॉमिक जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, इसका हेट्रोएटॉमिक मोलेक्यूल। HCl इज अ हेट्रोएटॉमिक मोलेक्यूल। इसमें बेटा 2 डिफरेंट एटम है, H2SO4 हेट्रोएटॉमिक, NH3 अमोनिया हेट्रोएटॉमिक। अब आते हैं भाई मैक्रो मोलेक्यूल, मैक्रो बड़े। अब हम बड़े मोलेक्यूल की बात करने जा रहे हैं। बड़े मोलेक्यूल क्या है, बड़े मोलेक्यूल जो है ना वो डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम पे। जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उतना मोलेक्यूल क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, और वो मैक्रो मोलेक्यूल कहलाएगा। उसमें बेटा उसने आपको मिसाल दी है हीमोग्लोबिन, जो बेटा हमारे ब्लड में होता है, वो भी एक मैक्रो मोलेक्यूल है। लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आने वाला, एटम को बहुत छोटा है ना भाई। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक मैक्रो मोलेक्यूल है जो 10,000 एटम से मिलकर बना है, जो आपके ब्लड में है। हीमोग्लोबिन का जो है आपके ब्लड में क्या किरदार है,
हीमोग्लोबिन जो है वो आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर आपकी बॉडी में टिश्यू में पहुंचाता है, ये काम है हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन जो है वो 68,000 गुना भारी है हाइड्रोजन से। सही है भाई, तो ये बेटा हमारा टॉपिक होता है भाई यहाँ पे क्लोज।